करेंगे कि सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, एविडेंसेस और हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आइए देखिए, हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस हैं उसमें सबसे पहले आता है इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। जैसा कि हम देख रहे हैं, अभिलेख इंस्क्रिप्शन को हम आइडेंटिफाई आर्कियोलॉजी में सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। उसको कैसे करेंगे? रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज आती होती है कॉइन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स हमें एक इकोनॉमिक कंडीशन बताते हैं किसी स्टेट की या किसी जगह की कि वहां कैसा इकोनॉमिक कंडीशन रहा होगा। और इस इकोनॉमिक मतलब कॉइन्स से जो हम सर्वे से या फिर कॉइन्स के आइडेंटिफिकेशन जो हम एविडेंस निकालते हैं उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स के थ्रू, मुद्रा शास्त्र के थ्रू हम कॉइन्स के थ्रू एविडेंस कलेक्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी में पहला सिक्का पाया गया जिसे पंचमार्क कॉइन कहा गया। ठीक है, उसे छिद्रित सिक्का कहा गया, हिंदी में कहें तो पंचमार्क कॉइन था। उसके बाद हम इकोनॉमिक कंडीशन को और आगे की तरफ देखते हैं। फिर मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो सिक्के पाए गए वो फेथ या फिर ट्रस्ट या फिर कहीं आस्था पे आधारित थे। ठीक है, ये हम सिक्कों का एक सीक्वेंस देख रहे हैं कि इकोनॉमी किस सीक्वेंस में गई है, किस सीक्वेंस में इकोनॉमी आगे बढ़ी है, ये हमें सिक्कों से पता लगता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, कॉइन टेल्स अस अबाउट द इकोनॉमी, ट्रेड एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टेट। कि एक राज्य की आर्थिक स्थिति को कौन बताता है? सिक्के बताते हैं, एविडेंस के तौर पर। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो रोल प्ले करता है वो करता है इंस्क्रिप्शंस। पहला देखा हमने कि रेडियो कार्बन डेटिंग, उसके बाद कॉइन्स, कॉइन्स के बाद जो चीज आती है वो आती है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन अभिलेख काफी प्रकार के अभिलेख होते हैं। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो हम एविडेंस पता करते हैं या फिर हम ये पता करते हैं कि क्या चीजें रही होंगी, कौन सा राजा कब रहा है, किस किंग ने क्या किया है, वो एक इंस्क्रिप्शन होता है। पत्थर पर लिखी हुई किसी लेख को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। ठीक है, और इसका अध्ययन क्या होता है? पैलियोलॉजी। ठीक है, पैलियोलॉजी इसका अध्ययन होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं इंस्क्रिप्शन का टाइप क्या क्या होता है। देखिए, एक होता है रॉयल ऑर्डर का इंस्क्रिप्शन, एक होता है वोटिव ऑर्डर, डोनेशन होता है, इलियोजी होता है, और एक होता है ग्रांट्स। रॉयल ऑर्डर जो किसी राजा द्वारा कोई चीज लिखवाई गई हो वो होता है। वोटिव ऑर्डर होता है, डोनेशंस होते हैं, किसी राजा ने अगर कोई डोनेशन दिया है जमीन वगैरह का तो वो डोनेशन में आता है। इलियोजी होती है, प्रशंसा के रूप में लिखी गई अभिलेख या इंस्क्रिप्शन, वो इलियोजी होता है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, रॉयल ऑर्डर में हमने एक प्रशस्ति देखी, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो अशोक का जो पिलर है उस पर लिखवाई गई थी समुद्रगुप्त द्वारा, और इससे लिखा जिसने था उसका नाम था हरिसेन। ठीक है, यहाँ पर भी प्रयाग प्रशस्ति, उसमें लिखाया गया है समुद्रगुप्त के बारे में कि उसकी जितनी भी विजय रही हैं, वो जितने भी युद्ध जीता उसके बारे में लिखा गया है। एक होता है अहोल इंस्क्रिप्शन, एक अहोल इंस्क्रिप्शन और है। अहोल इंस्क्रिप्शन हमें चालुक्य जो वतापी के जो चालुक्य थे उनकी इतिहास के बारे में बताता है, और अहोल अभिलेख हमें उसमें जिसके बारे में एक्सेसरेट किया गया है, लिखा गया है वास्तविक ज्यादातर उसको वो लिखा गया है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। ठीक है, ये हमने देखा अहोल इंस्क्रिप्शन किस किस के बारे में? पुलकेशिन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और चालुक्यास ऑफ वतापीज, उनके बारे में अहोल इंस्क्रिप्शन हमें बताता है। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल चेंज हुआ है लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन की, कि हम पहले देखते हैं कि ये क्रोनोलॉजिकल चेंज किस वे में हुआ है। पहले प्राकृत, फिर संस्कृत, ये लेख इस लिपि में लिखे गए हैं। प्राकृत लिपि में सबसे पहले हमें इंस्क्रिप्शन मिलने लगे, फिर उसके बाद हमें संस्कृत में, फिर हमें रीजनल लैंग्वेजेस में मिलने लगे 7th सेंचुरी एडी से। ठीक है, एना डोमिनी से। अच्छा, अब ये चीज हमें क्या बताती है? देखिए, पहले प्राकृत में मिलने लगे, जितने भी अभिलेख थे मोस्टली प्राकृत में मिले, फिर हमें संस्कृत में मिलने लगे। ठीक है, और उसके बाद हमें रीजनल लैंग्वेज में मिलेंगे। ये हमें दिखता है कि एक सेंट्रलाइजेशन से लेकर डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक व्यवस्था बढ़ी है। सेंट्रलाइज जब तक व्यवस्था थी तब तक हमें एक ही लैंग्वेज में मिलने लगी। इसका मतलब ये है कोई राजा था, उसकी पावर अथॉरिटी अच्छी खासी थी, जिसने बहुत लंबे या वृहद भूभाग पर कब्जा किया हुआ था या फिर वो रूल कर रहा था। उसके बाद हमें संस्कृत में मिलने लगे। ऑब्वियस सी बात है कि किंग चेंज हुआ होगा, रूलरशिप वही रही होगी कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी जिसने बहुत सारे रीजनल किंग्स को कवर कर रखा था। ठीक है, उसकी लैंग्वेज अलग थी। लैंग्वेज हमें बताती है कि डिफरेंस क्या है। हो सकता है कोई राजा किसी दूसरे वंश का रहा हो, कोई दूसरे अलग वंश का रहा हो, तो उनकी लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं। तो हमें ये बताता है कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, कि जब हमें एक बहुत बड़े भूभाग पर एक ही लैंग्वेज में लिखे हुए इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं तो इसका मतलब एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, जैसे कि मुगल हुए, जैसे कि पहले राजपूत हुए, शक, हूण, कुषाण वगैरह।
तो हमें एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी दिखती है कि जब एक लैंग्वेज मिलती है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस मिलने लगी, तो इसका मतलब वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी टूट गई और राजाओं जो छोटे छोटे किंग्स थे उन्होंने अपनी लैंग्वेजेस में इंस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट हुए। अच्छा, उसके बाद एक महत्वपूर्ण रोल जो हिस्ट्री के लेखन में या फिर एविडेंस में प्ले करता है वो करता है लिटरेचर, साहित्य। देखिए साहित्य को भी 3-4 भागों में बांटा गया है। कैसे? रिलीजियस, वो लिटरेचर जो रिलीजियस थे, धार्मिक थे, वेदास हो गए, पुराणास हो गए और उपनिषद हो गए। वेद, पुराण, उपनिषद ये धार्मिक लिटरेचर है, धार्मिक साहित्य है। एक हम एपिक देखते हैं। एपिक में क्या आता है? महाकाव्य। एपिक ये एक रामायण हो गया, एक महाभारत हो गई है, ये एपिक के एग्जांपल्स हैं। सेक्युलर जो लिटरेचर रहे हैं उसमें एक धर्मशास्त्र रहा है, एक ड्रामाज ऑफ कालिदास, कालिदास के जितने भी ड्रामास थे वो हमें सेक्युलर अप्रोच की तरफ देखते हैं, ठीक है। एक आता है फिर सेमी बायोग्राफी। सेमी बायोग्राफी मतलब कि किसी राजा के लिए लिखी गई चीज, कि किसी राजा की आत्मकथा, उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, लेकिन किसी द्वारा लिखी गई राजा के बारे में जो पुस्तक है उसे सेमी बायोग्राफी, उसमें राजा के बारे में काफी कुछ बताया गया। जैसे हर्षचरित्र हो गया, रामचरित्र हो गया, रामचरित्र, रामपाल जो कि पाल शासक थे उनके बारे में लिखा गया। एक राजतरंगिणी। अच्छा, राजतरंगिणी राजाओं की तरह, मतलब एक सीक्वेंस बताती है राजतरंगिणी हमें कि राजाओं का क्या क्या सीक्वेंस रहा है। ये हिस्टोरिकल एविडेंस है ये कि हिस्टोरी लिखी किस वे में गई है, ये हमें राजतरंगिणी से भी पता लगता है, ठीक है। तो राजतरंगिणी से हमें क्या देखा कि एक राजाओं का इतिहास पता लगा कि किस सीक्वेंस में राजा आगे बढ़ने लगे, ठीक है। इन साउथ हमें इसका एक एविडेंस साउथ में संगम लिटरेचर में भी देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? जो साउथ का संगम लिटरेचर है वो कल्चर, सोसाइटी और रिलीजन इन पर डिपेंड था। ये इनके बारे में बताता है, कल्चर, सोसाइटी और रिलीजन के बारे में बताता है साउथ का लिखा हुआ संगम लिटरेचर, ठीक है। ये कब लिखा गया था? 2nd सेंचुरी और 3rd सेंचुरी में लिखा गया था, ठीक है। अब हम यहां देख पा रहे हैं कि साहित्य, लिटरेचर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि एक हिस्ट्री लिखने में, इतिहास लेखन में हमें एक सीक्वेंस मिलता है। कहां से? साहित्य लेखन से। कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को माना जाता है कि मॉडर्न इतिहास लिखने की पैटर्न पर ये बुक लिखी गई है, ओके। अच्छा, उसके बाद एक एविडेंस मिलता है फॉरेन अकाउंट्स का। फॉरेन अकाउंट्स मतलब जो विदेशी यात्री जिन्होंने उस ड्यूरेशन में भारत आए थे उनके द्वारा जो लिखी गई चीजें, जिसमें हम एक बड़ी चीज देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। तो उसमें एक मेगास्थनीज हो गए, फायान हो गए हैं, है ना, ह्वेनसांग हो गए हैं और इत्सिंग हो गए हैं, ठीक है। ये हमें दिखते हैं वो फॉरेन अकाउंट्स जिन्होंने इंडिया विजिट किया और उन्होंने बुक लिखी किंग्स पर, जिसमें एक में मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका, वो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई, ठीक है। एक फाहियान थे जिन्होंने चंद्रगुप्त के कोर्ट में जाने से मना कर दिया था। तो अब इसमें हमें जब कोई फॉरेन अकाउंट या फिर फॉरेन ट्रेवलर किसी राजा के कोर्ट में जाने से मना कर देता है तो उससे हमें क्या पता लगता है कि उस इंसान ने अगर कोई बुक लिखी है, उस ट्रेवलर ने अगर कोई बुक लिखी है तो वो एक साइड ना झुकते हुए लिखी होगी, कि वो एक बैलेंस हिस्ट्री लिखा होगा, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं पिलर्स ऑफ हिस्ट्री, कि मैक्स मूलर हो गए, वी स्मिथ हो गए, उन्होंने ये कहा कि इंडियंस को हिस्ट्री लिखने का सेंस नहीं है, उन्हें हिस्ट्री लिखने के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। अच्छा, और क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने इतने सारे लिटरेचर देखे हैं पुराने हमारे लिखे हुए, एक वे ऑफ सीक्वेंस देखा है कि हमने हिस्ट्री किस वे में लिखी है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे पास ग्रीक्स जितनी नॉलेज नहीं थी कि हिस्ट्री लेखन में, कि हम अकॉर्डिंग टू द टाइम नहीं लिख पाए। आइए देखिए, चेंजेस इन लॉ ऑफ नेचर। तो चेंजेस लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति है, क्या है प्रकृति? प्रकृति का कानून है बदलाव, ठीक है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। तो किस तरह के चेंजेस अब हम देखते हैं। पुराण जो है वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं गुप्ताज तक, ठीक है, कि पुराण टेल्स हिस्ट्री अबाउट अप टू गुप्ताज। गुप्ताज तक के बारे में हमें पुराण एक कंबाइंड हिस्ट्री बताते हैं। उसके बाद पुराण डिवाइड होते हैं 4 पार्ट में, कृता, त्रेता, द्वापर और कली, ठीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कृता, त्रेता, द्वापर और कली, इन 4 पार्ट्स में पुराण डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। अब ये चीज हमें क्या बताती है? देखिए, कृता, त्रेता, द्वापर और कली, ये एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? कॉन्शियसनेस की तरफ से ये चीज सेंसेस की तरफ जा रही है। जो कॉन्शियसनेस था पहले वो सेंसेस की तरफ मूव करने लगा। क्यों करने लगा? मेटेरियलिज्म। आज जो वर्ल्ड है वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। इसमें हमें मटेरियल जो है उसको कंज्यूम करने की तरफ हमारी सेंसेस ज्यादा है, ना कि कॉन्शियसनेस। अगर हम कॉन्शियस होते तो हम, जैसे कि हमारे पुराने आर्यभट्ट हो गए, जिन लोगों ने वेद लिखा, वो कॉन्शियस थे, सचेत थे, उनमें चेतना थी, ठीक है। तो वो उस चीज को हाईलाइट करते हुए उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, उससे उन्होंने अपनी थ्योरीज दी,
ठीक है, तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, सेंसेस की तरफ मूव कर रहे हैं कि हमें कोई चीज खाने को अच्छी लगी तो हमें लगा कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, कॉन्शियस नहीं है हम किसी चीज को लेके। ठीक है, ये एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, यहां सबसे कम था, यहां फिर बढ़ा, यहां और बढ़ने लगा, और यहां आकर ये पीक पर आ गया है। ठीक है, ये चीज पीक पर आ गई है। ओके, अभी देखते हैं, जैसे कि हमने देखा एजेस पे ये मेटलिज्म बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज हमने हिस्ट्री में क्या देखी, हमने जब हिस्ट्री लिखी, टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस क्या होता है कि हर जो कोई भी सीक्वेंस है या फिर कोई भी प्रथा है वो ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। कैसे करती है ज्योग्राफी पे डिपेंड, कि बरियल जो गाड़ने का, डेड बॉडीज को गाड़ने का जो सिनेरियो था वो कहां पर स्टार्ट हुआ होगा, वहां पर ये स्टार्ट हुआ था जहां पर डेजर्ट होंगे। हमारे यहाँ पर ये चीज पहले चलती रही। अब जो हमारे यहाँ इतना लंबा चौड़ा फॉरेस्ट था उसको कट कैसे करें, तो हमने क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया बर्निंग द बॉडीज। हमने डेड बॉडीज को जलाना स्टार्ट किया, क्योंकि कल्टीवेशन जरूरी था, इतने सारा डेंस फॉरेस्ट था हमारे यहाँ, उसको कट करने के लिए क्या किया जाए, कि उसको कट करने के लिए एक रीजन, एक ऑप्शन दिया गया, एक थ्योरी क्रिएट की गई कि बर्निंग द डेड बॉडीज। ठीक है, तो लोग किसी चीज को धर्म से रिलेट पहले करेंगे, इसलिए ये चीज बहुत फैलने लगी। अभी हम देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ डेड बॉडीज को जलाने का प्रोसेस चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्योंकि ये धर्म से ली हुई चीज है। ठीक है, वरना हमारे यहाँ फॉरेस्ट कट कैसे होते हैं, रेजिडेंस कैसे बनता है, इतना डेंस फॉरेस्ट जो था वो स्टार्ट हुआ किसी प्रथा के तहत, वो क्या थी, बर्निंग द बॉडीज। ये चीज सऊदी अरेबिया, अरब, इनमें नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ डेजर्ट है, वहां मिट्टी ही मिट्टी है। आप कल कोई स्तूप बनाओगे वो अगले दिन मिट्टी से ढका मिलेगा आपको। ठीक है, एक होता है पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन हमने कब स्टार्ट किया, देखिए आज हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है, पहले क्या था हमारे 57 बीसीई में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ। कब ये विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई, 57 बीसीई। ठीक है, उसके बाद 78 एडी में हमने शक संवत देखा। ठीक है, तो हमें पीरियडाइजेशन का पहले से ही पता है कि कौन सा पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है, तो वी डोंट हैव लैक नॉलेज ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। अच्छा, ये हुआ हमारा एक सीक्वेंस की सोर्सेज क्या होते हैं, हमें हिस्ट्री कैसे लिखी है, इंडियंस को हिस्ट्री का कितना नॉलेज था ये। अब हिस्ट्री कंस्ट्रक्शन, कि हिस्ट्री लिखने के लिए, कि हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या पिलर्स होते हैं। देखिए, एविडेंस की जरूरत होती है, लिटरेचर एविडेंस, वी नो लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, कि उनमें इतना एविडेंस नहीं है किसमें, लिटरेचर्स में। बट आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं, लाइक जो रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू निकले हैं, जो कॉइन्स हो गए, जो इंस्क्रिप्शन हो गए, वो एक प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड करवाते हैं हमें हिस्ट्री का। वैल्यूज इंफॉर्मेशन आर सफिशिएंट, मतलब वो लेख या फिर वो एविडेंस, वो आर्कियोलॉजिकल चीजें या फिर वो हिस्टोरिकल चीजें जो हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं किसी बैकग्राउंड के बारे में। अच्छा, इसका रीजन क्या है कि हमें इन सब से क्या फायदा होगा, रीजन क्या होगा, कि टू रिकंस्ट्रक्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। इससे हमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखने का, मतलब लिखने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का, कि हम एक थ्योरी डेवलप कर पाएं कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। हम इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, लिटरेचर एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उन दोनों के बीच में स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी यूज करें, कि हमें ये पता लगे कि दोनों आपस में लिंक कहां कर रही हैं चीजें, किस कंटेक्स्ट में, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, कि आज को देखते हुए हम ये कंफर्म करें या फिर ये एनालाइज करें कि पहले की हिस्ट्री लिटरेचर के अकॉर्डिंग कैसी थी, और एविडेंसेस मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेस पर क्या था। अगर कहीं दोनों में समन्वय होता है तो हम ये एक दूसरे को कोरिलेट कर सकते हैं चीजें, कि हाँ अगर आर्कियोलॉजी के हिसाब से ये चीज यहाँ हो रही थी और लिखा हुआ भी सेम है लगभग, तो हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं चीजें। ये हमें हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, कि हमें वहां का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पता लगेगा, हमें इकोनॉमिक कंडीशन पता लगेगी कि वहां पर पॉलिटिकल अप्रोच क्या रही होगी, इकोनॉमिक अप्रोच क्या रही होगी, क्योंकि दोनों ही चीजें, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, दोनों ही चीजें प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी रिलेवेंट हैं और इन फ्यूचर भी रिलेवेंट रही होंगी, इन फ्यूचर भी रिलेवेंट रहेंगी हमारे लिए।